Ladies and gentlemen, welcome to GGP. आज के इस पॉडकास्ट में विल बी जॉइंड बाय टू एक्सपर्ट्स इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, मिस्टर एम एस हसन अल अरबी एंड मिस आयशा गाजी। और जो आज के पैनल की डिस्कशन है दैट विल फोकस ऑन टू फ्रंट्स। वो है पाकिस्तान की और जो मीडिएशन एफर्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान ने फाइनली इट हैज़ क्रॉस द फिनिश लाइन, और जो सीज फायर एक स्टैब्लिश्ड है बिटवीन द यूएस एंड ईरान, एक तो हम उसकी वॉलेटिलिटी और उसकी इम्प्लीकेशंस को देखेंगे और उसके फोकस करेंगे कि आगे जाके क्या है, हाउ विल इट पैन आउट फॉर द रीजन। और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन हस्ब अल हक, खासतौर पे वीकेंड के जो टेररिस्ट अटैक के बाद। तो थैंक यू बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे ऑन द पॉडकास्ट। तो मिस गाजी, आई विल बिगिन विद यू। मुझे ज़रा बताएं, ऑडियंस को बताएं कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो सीज फायर हुआ है, आपको पता है इसमें ईरान ने जो एक लेबनान को कंटेंशियस पॉइंट बनाया हुआ था, जिसके ऊपर सारी ये एक तरह का प्री रिक्विजिट था फॉर दिस सीज फायर। तो इस पूरे जो मेमोरेंडम, इस सीज फायर के डायनामिक्स कैन यू प्लीज एक्सप्लेन देम? It's very, very interesting in so many ways, in more than one ways. ईरान तो इस वक्त इसको, जैसे कि इसराइल के फॉर्मर एम्बेसडर ने भी कहा है, एलन पिंकास ने, आई थिंक, कि ईरान ने इसको एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेबनान को यूज किया है इस तमाम इसके अंदर सिनेरियो के अंदर जो भी इनके एमओयू का सिलसिला चल रहा था। तो बेसिकली उसने लेबनान को इसके अंदर यूज नहीं किया एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपनी, दैट इज हिजबुल्लाह। वी नीड टू मेक सम लिटिल बिट ऑफ डिफरेंशिएशन बिकॉज दिस डिफरेंशिएशन इज देयर। वहाँ पे एक अपनी लेबनान की अलग से गवर्नमेंट मौजूद है हिजबुल्लाह के अलावा। हम लोग अक्सर जब लेबनान की बात करते हैं तो हम उसको सिर्फ ईरान के लेंस से ही देखते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि लेबनान की एक देर इज अनदर साइड ऑफ डेमोक्रेटिक साइड ऑफ लेबनान एज वेल। उनकी एक और गवर्नमेंट भी वहाँ पे मौजूद है। सो इसने ईरान ने किया क्या, ये बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया है कि इन्होंने ये किया है, बल्कि इनके अपने एक पार्लियामेंटेरियन ने भी पिछले दिनों ये बयान दिया है अपनी पार्लियामेंट के अंदर ही कि लेबनान जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, राइट। और अगर हम बैरूत में जाके नहीं लड़ेंगे तो हमें इन सब लोगों से अपने तेहरान के बॉर्डर के ऊपर ही लड़ना पड़ेगा। सो दिस इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट कि हम उनके लेबनान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे यूज कर रहे हैं इस सारे वॉर सिनेरियो के अंदर। इसका इनको देखिए फायदा तो ये है कि जाहिर है कि इन्होंने जिस तरह इन्होंने अपनी कमांड डिसेंट्रलाइज की हुई है, जंग के दिनों में की हुई थी, अब उसका फायदा या नुकसान है वो एक अलग बहस है और बड़ी इंपॉर्टेंट बहस है। इसी तरह इन्होंने अपने जो डिफेंस लाइंस हैं उनको डिसेंट्रलाइज किया हुआ है, ईरान से बाहर आप आपने अपना डिफेंस रखा हुआ है। उसका इनको फायदा तो बहुत है, लेकिन उसकी बाकी दुनिया के लिए उसका क्या, इसकी हो सक इसकी सारा इम्पैक्ट हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी बिग क्वेश्चन ऑन सो मेनी लेवल्स एंड सो मेनी स्केल्स। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने लेबनान की हुकूमत को नहीं बल्कि एक प्रॉक्सी को अपनी बार्गेनिंग चिप के तौर पे यूज किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले एमओयू जब साइन हो रहा था उससे पहले यूएस ने ये भी बात कही थी, ये भी बात दुनिया की तरफ से आई थी कि जी प्रॉक्सीज को किस तरह इनकी को कर्टेल किया जाए, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी नहीं, इस बारे में बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए, ये तो हमारा बिल्कुल हमारी रेड लाइन है। और एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड इन लेबनान एज वेल। वहाँ पे भी जब भी वहाँ की जो अपनी गवर्नमेंट है लेबनान की, एलएएफ, जो वहाँ की अपनी आर्मी है, उससे कहा जाता है कि जी आप इनको डिसमेंटल करें, जो नॉन स्टेट इसमें एक्टर्स हैं या जो जो भी इरानियन प्रॉक्सीज हैं, तो वो स्ट्रीट पे आ जाते हैं बिकॉज दे आर रनिंग अ बिल्कुल पैरेलल गवर्नमेंट। वहाँ पे उनकी एक अलग से रन करती है और वहाँ की जो अपनी गवर्नमेंट है उसकी बात के ऊपर जो आईआरजीसी है या हिजबुल्लाह है, उनकी उनकी ताकत एक वीटो पावर जैसी है, जो मर्जी वो डिसीजन लें, लेकिन असल ताकत जो है वो इन्हीं के पास है, हिजबुल्लाह के पास है। सो देर आर मैनी क्वेश्चंस फॉर ईरान। ईरान के लिए ना भी हो तो बाकी दुनिया के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि एक तो आपकी प्रॉक्सीज क्या इतनी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए कि वो किसी कंट्री की एक हैसियत जो है वो सिर्फ एक ऑक्यूपाइड कंट्री की रह जाए और असल ताकत जो है वो ईरान के पास हो, लेबनान के लिए फैसले लेने की ताकत भी आपकी प्रॉक्सी के थ्रू वो ईरान में शिफ्ट हो गई हो। दूसरा ये कि अभी आप इस सारे सिनेरियो में देखते हैं, जब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के सिनेरियो में देखते हैं, यूएस ईरान की अपनी सिनेरियो में देखते हैं, जो भी एक पीस की तरफ हमारी पाकिस्तान की भी बड़ी एफर्ट है, कतर की भी एफर्ट है, और जो भी कंट्रीज ये पीस चाह रही थी, ईरान के इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वजह से वो तमाम की तमाम एफर्ट जो है वो इसराइल के हाथ में जाके कल्मिनेट हो गई। नाउ इट इज अप टू ईरान। कोई भी यहाँ पे पीस डील मुमकिन नहीं हो सकती क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इसराइल इज नॉट अप फॉर पीस, इट हैड नेवर बीन अप फॉर पीस। वो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप जो मर्जी कर लें, ईरान इसराइल एक लिटिल बिट ऑफ अटैक ऑन हिजबुल्लाह से वो तमाम प्रोसेस को
वो खत्म कर देगा, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी कि जी ईरान कहेगा जी हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हुआ है, इसका मतलब हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हमारे ऊपर अटैक हुआ है तो हम यहाँ पे यूएस की बेसिस के ऊपर अटैक करेंगे। वो ये नहीं कहेगा कि हम यहाँ पे इसराइल के अपने जो यहाँ पे जो बेस्ट एलाइज और बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये ऐलान किया है कि जी मोदी जो है वो खामनाई के जनाजे में भी नहीं जाएगा, हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन दिस स्ट्रेटेजिक डेप्थ कि अगर इसी तरह से प्रॉक्सीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती रहीं तो असल जो गवर्नमेंट्स हैं वो उनकी क्या हैसियत रहेगी, और फिर ये दुनिया का निज़ाम अभी भी जो ऑलरेडी कोलैप्स्ड है वो किस तरह से आगे चलेगा। आप अफगानिस्तान में यही देखते हैं, अफगानिस्तान में जो इस वक्त रूल कर रहे हैं एक बंच ऑफ पीपल, वो भी किसी के प्रॉक्सी हैं, एंड दे आर सो मच पावरफुल कि इस वक्त वही बेसिकली स्टेट रन कर रहे हैं, और इंडिया भी उन्हीं के साथ ही निगोशिएशन कर रहा है और बाकी सारी दुनिया भी उन्हीं के साथ है। सो देर इज अ बिग क्वेश्चन फॉर द वर्ल्ड। आप अफ्रीका में देख लें और आप मोस्ट ऑफ दीज जो वॉर रिडन या सिविल वॉर रिडन एरियाज हैं तो यू सी कि ये कॉमन पैटर्न उधर डेवलप हो जाता है। इट्स ऑलवेज अ वेरी पावरफुल प्रॉक्सी वर्सेस द गवर्नमेंट। एंड आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इट इज़ अ वेरी ट्रबलिंग मैटर, खासतौर में लेबनान की सूरत में, वेयर लेबनान के अंदर प्रॉक्सी एंड इसराइल दर गोइंग हेड टू हेड अगेंस्ट ईच अदर, और उनकी इस बैटल के आउटकम के ऊपर हिंजेस द रीजनल पीस। अहमद, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इस वक्त अगर आप लार्ज जियो पोलिटिकल कैनवस के ऊपर चीज़ों को देखें तो और चीज़ों को हम सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करें तो इस वक्त दो फोर्सेस के दरमियान में देयर इज़ अ वॉर दैट इज़ गोइंग ऑन बिटवीन टू फोर्सेस। एक वो फोर्स है जो पीस चाहती है और एक वो फोर्स है जो वॉर चाहती है। यानी बड़ी वाजे एक वो लिटमस पेपर टेस्ट है, बड़ी वाजे कैटेगराइजेशन है। और जो फोर्सेस वॉर चाहती हैं उसको स्पेयर हेड इसराइल कर रहा है, और इसराइल के प्रो इसराइल जो एलिमेंट्स पूरी दुनिया में जहाँ पे मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर जो एपैक लॉबी है वो उसको प्रो वॉर लॉबी कहते हैं, जो कि पीस निगोसिएशंस के ख़िलाफ़ भी थी। और वो उसमें अभी जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सोशल मीडिया हेड था उसने भी बाकायदा तौर पे उसने कहा कि अमेरिका के अंदर भी इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म्स और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, ये कैंपेन बिल्ड करने के लिए कि जो पीस का मेमोरेंडम है और वो ये जो पीस निगोसिएशंस हो रही हैं ये एक फेलियर है। सो इसराइल तो बड़ा एक्टिवली वो कर रहा है। अब वहाँ पे आप इसी को बाय एक्सटेंशन अगर देखें कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा एलिमेंट, चाहे वो ईरान के अंदर हो या दुनिया में और कहीं पे भी मौजूद हो, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहें या चाहे वो प्रो ईरान कहें या जो मर्जी कहें, इस मोमेंट पे जो भी जंग को सपोर्ट कर रहा है या प्रो वॉर को, वो डायरेक्टली प्ले कर रहा है नोइंगली और अननोइंगली इनटू द हैंड्स ऑफ इसराइल। और इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को होगा, किसी इरानियन को या मुस्लिम वर्ल्ड की किसी कंट्री को नहीं होगा। दूसरी बात जो ये प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ऑब्वियसली ये वर्ल्ड वॉर वन के बाद से जब ऑटोमन एम्पायर का कोलैप्स हुआ तो उसके बाद से पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो डिवीजन और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी उसमें प्रॉक्सी वॉरफेयर प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। और अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो मुसलमानों की इस वक्त हैं, स्पेशली इन द ये जो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड है, मिडल ईस्ट है, इसके अंदर ये प्रॉक्सी वॉरफेयर की वजह से हैं। सो ऑब्वियसली जो जहाँ पे स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हो जाती हैं। जब प्रॉक्सीज होती हैं तो ज़ाहिर है चीज़ें स्टैंडर्डाइज नहीं होती, कोई वो नहीं हुई। उसी वजह से हम ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो सफ़र भी। लेकिन इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा, और वो ये है कि ये जो प्रॉक्सी वॉरफेयर की, चाहे ईरान की हार्ड हेडेडनेस की हम बात कर रहे हैं कि ईरान की वजह से ये लेबनान वाला जो सारा हम देखिए, एक अगर हम ऑफिशियल फिगर्स की बात करें जो कि मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर कि वो सही हैं या नहीं डेथ्स की, तो अगर ईरान के अंदर पिछली इस जंग के बाद वो 3600-3700 के करीब डेथ्स हुई हैं तो तकरीबन 4200-4300 के करीब लेबनान में हुई हैं। सो अगर आप ऑफिशियल फिगर्स की डेथ्स को देखें तो लेबनान में ज़्यादा डेथ्स हुई हैं। अच्छा, अब अमेरिका के अंदर जो थॉट प्रोसेस ओरिजिनेट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ईरान से, फॉर एग्जांपल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से या सुप्रीम लीडर जो ईरान के शहीद हैं उससे इसराइल को थ्रेट था, इसराइल ने ईरान को अटैक किया। इसराइल अपने ओन के ऊपर वो जंग नहीं लड़ सकता था, इस वजह से इन्होंने अमेरिका को पुश किया कि आप आएँ और आप हमें सपोर्ट करें इस जंग के अंदर, और उन्होंने ईरान के ऊपर यूएस ने अटैक किया। वाइल यूएस इज एंगेज्ड इन अ वॉर विद ईरान टू सेव इसराइल फ्रॉम टोटल डेसिमेशन, यही नैरेटिव दिया इन्होंने अमेरिकन पब्लिक को। उस वक्त इसराइल ने जाके लेबनान के ऊपर हमला कर दिया। सो अमेरिकन कह रहे हैं, यानी बड़ी पावरफुल वॉइसेस अमेरिकन पावर कॉरिडोर्स में हैं, वो ये कह रही हैं कि ये तो बिट्रेयल है।
जेडी वेंस ने कहा था दिस बिट्रेयल कि आपने अपनी एग्जिस्टेंस का खतरा बना के हमें एक जंग में इन्वॉल्व करा और दूसरी तरफ आप अपने इलाके को बढ़ाने के लिए आप लेबनान के ऊपर चले गए और आपने 25% लेबनान के ऊपर वो जो है आपने उसको कब्जा। फिर उसके बाद जब कॉन्फ्लिक्ट आया दोनों के दरमियान में, यूएस और ईरान इसराइल के दरमियान में, तो बिन साब्ती इनके एक इसराइल के नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ का हेड है, उसने थ्रेटन किया है बाकायदा यूएस को जेडी वेंस की स्टेटमेंट के बाद कि यू नीड अनदर पर्ल हार्बर और 9/11 टू नो हु इज़ द फ्रेंड एंड हु इज़ द एनिमी। सो दिस इज़ वेरी, मतलब एक जो गल्फ इन दोनों के दरमियान में आ गया वो बहुत ज़्यादा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इस वक्त चल रही है कि मिडल ईस्ट के अंदर ईरान was perceived to be a threat पूरी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, और गल्फ में जो इनके आपस में इख्तलाफात भी रहे हैं। सो जब कतर के ऊपर अटैक किया इसराइल ने, जब उन्होंने कहा कि हम अपनी निगोशिएट करेंगे, टीम भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और उसके बावजूद टीम भेजने की बजाय उन्होंने वो क्रूज मिसाइल्स या जो भी उन्होंने वो भेजे और वहाँ पे उन्होंने हिट किया और इट वाज अ फेल्ड ऑपरेशन। तो दैट वाज द मोमेंट कि वो जो इम्बैलेंस एक क्रिएट हुआ था अरब वर्ल्ड के अंदर, वो बैलेंस में तब्दील हो गया। अरब वर्ल्ड रियलाइज्ड कि ईरान से बड़ा ख़तरा हमारे लिए इसराइल है। तो इसके बाद सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिडल ईस्ट के अंदर चेंज हो रही है। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है वो एक ही बात करता है कि किसी तरह अगर सीज फायर आ जाए कुछ हिस्से के लिए तो इसराइल का सर्वाइवल प्रैक्टिकली इज़ इन डेंजर, बिकॉज अमेरिकन तो अपनी पुल आउट कर रहे हैं, अपनी सपोर्ट भी पुल आउट कर रहे हैं, एंड यूल सी इन द कमिंग टाइम वो अपनी एड भी पुल आउट करेंगे। सो जहाँ पे ईरान की हम बहुत जगहों के ऊपर एक मिसकैलकुलेशंस भी देख रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर, जहाँ पे बहुत सारी हम स्टबननेस भी देख रहे हैं, वहीं पे एक लार्जर जियोपॉलिटिकल जो प्लान है वो इस तरीके से स्पैन आउट हो रहा है कि इसराइल की स्पेस बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। So thank you for that analysis, or it was a very keen analysis. Coming back to now, Ms. Ghazi, आपसे अब मैं second question की तरफ जाऊंगा, second topic की तरफ, and that is जो continuation of Operation Ghazal Haq है। We know कि ज़रूरत क्यों पड़ी है। वीकेंड पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बाद इट वाज नेसेसरी कि इस ग्रुप को टारगेट किया जाए विद इन अफगान टेरिटरी। लेकिन क्या ये इसी तरह ही चलता रहेगा? विल इट बी एन ऑन एंड ऑफ थिंग, या आप कैसे देख रहे हैं इसको आगे प्रोसीड होता हुआ? व्हाट इज द आंसर, द अल्टीमेट आंसर टू दिस अफगान थ्रेट? देखिए, दिस इज़ वेरी सिंपल। इसमें दो तीन बातें जो हमने पहले कही हैं ना, वही इन सारों को फर्दर एक्सप्लेन करती हैं। एक तो ये कि प्रॉक्सी 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 के साथ लड़ना इसलिए आपका मुश्किल होता है, इसीलिए यूएस भी इस वक्त जो है वो बड़ी मुश्किल में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो किसी एक गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसा नहीं लड़ रहा वहाँ पे। उसकी लड़ाई जो है वो प्रॉक्सी के साथ है, नंबर एक, लेबनान में, और दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी आईआरजीसी की एक अलग ओपिनियन है, एक उनकी जो अपनी डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट है उसकी एक अपनी ओपिनियन है। और सबसे बड़ा इनके लिए एडवांटेज ये होता है प्रॉक्सी के लिए, खास तौर पे अगर मैं हिजबुल्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि देखें, एक वो पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनके अपने सोशल वेलफेयर के इदारे हैं, उनके अपने बैंक्स हैं, उनके अपने स्कूल्स हैं। तो उनके साथ जो देने वाले लोग हैं वो डिपेंड नहीं करते किसी भी तरह किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को। इसी तरह अगर आप अफगानिस्तान को देखें, ये भी एक प्रॉक्सी है। इनका सबसे बड़ा इनको एडवांटेज इस बात का होता है कि दे डोंट हैव टू गो बैक टू पीपल। यही एडवांटेज आईआरजीसी को भी है कि उनको अपने डिसीजन लेने के लिए या अपने डिसीजंस को फेस करने के लिए कल को उनको वापस लोगों की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, उनको पता है कि इस बात के ऊपर वोटिंग नहीं होनी। जिस तरह यूके है, वहां पे ये इराक वॉर में गए, उन्होंने इतने साल के बाद लेबर की गवर्नमेंट को लोगों ने उठा के फेंक दिया कि व्हाई डिड यू डू दैट। इसी तरह ट्रम्प को भी बड़ी फ्रेजाइल उसकी कंडीशन है कि दोनों तरफ के लोग उससे हैप्पी नहीं है। जो ईरान के साथ जंग चाहते हैं वो भी खुश नहीं है कि भाई तुम्हारे पास तो बड़ी जबरदस्त विक्ट्री नहीं आई, और जो नहीं चाहते वो भी ना खुश हैं कि भाई जाने की जरूरत ही क्या थी। तो दे हैव टू गो बैक टू पीपल। ये जो एलिमेंट होता है ना, जो प्रॉक्सी के तौर पे, किसी ना किसी के प्रॉक्सी के तौर पे खड़ा हुआ होता है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ये बड़ा डेंजरस होता है इनके साथ लड़ना, बिकॉज दे डोंट हैव टू गो बैक टू देयर पीपल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अप्रूवल। यहाँ पे भी यही कुछ हो रहा है, अफगानिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। पावर जिन लोगों के हाथ में है, इनके पास सबसे बड़ा एक जबरदस्त टूल जो होता है वो होता है ग्रे जोन वॉरफेयर का। ईरान ने भी उसको, हालांकि वो एक इनके साथ तो उनका कंपैरिजन नहीं बनता उनकी गवर्नमेंट का ईरान का अफगानिस्तान के साथ, बिकॉज बहरहाल ईरान एक इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के अंडर ज़रूर, वो इस वक्त एक इस्टेब्लिश्ड कंट्री ज़रूर है, लेकिन उन्होंने भी यही ग्रे जोन वॉरफेयर का इन्होंने टैक्टिक यूज़ की कि चंदे एक हमले करें, जिसको आप चाहें तो उनको एक्सेप्ट कर लें, और चाहे तो कभी हमने तो नहीं किया, हमें नहीं पता किसने किए। ठीक प्लॉजिबल है ना, और डिनायबिलिटी चाहिए। बिल्कुल, और इतनी लिमिटेड करें कि आप दूसरे के आप रिस्ट्रेंट को चेक करें कि भाई ये जहां तक दूसरे की बर्दाश्त है बस वहां तक आप करें, ताकि आप मुकम्मल एक वॉर के उसमें भी ना जाएं, कॉम्बैट उसके अंदर भी ना जाएं,
लेकिन आप अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उनको ये बता सकें कि देखें हम कितने पावरफुल हैं, और हम दुश्मन को के साथ पूरे पूरे सिंग लड़ा के खड़े हुए हैं, और हम इनको सबक सिखा रहे हैं। दिस इज एक्जैक्टली व्हाट ईरान इज डूइंग राइट नाउ। अभी इस सारे एमओयू के बाद भी जो हो रहा है, और उससे जो कुछ पहले भी हो रहा था, जाहिर है ईरान के साथ और भी बहुत सारी ताकतें उसका साथ दे रही हैं। ये चाइना भी साथ दे रहा है, रशिया भी साथ खड़ा हुआ है। और जो कुछ उन्होंने अमेरिका के साथ यहाँ पे किया, वो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना जबरदस्त इस तरह से यहाँ पे एक वाइंड अप सिनेरियो बन सकता है। और मिडिल ईस्ट के अंदर ये लोग सोच सकते हैं कि यहाँ से भी इस तरह से ईरान को गुड बाय कहने का सोचेंगे, कभी आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन उसके बाद से अब जो कुछ भी हो रहा है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाने के लिए कि भाई विक्ट्री हमारी है। यूएस को भी यही चीज़ें चाहिए, ईरान को भी यही चीज़ें चाहिए, अफगानिस्तान को भी यही चीज़ें चाहिए। जो इनकी अपनी एक एक्सट्रीमिस्ट ऑडियंस इनके पास है, तालिबान को ये दिखाने के लिए चाहिए कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, हम इतने कमजोर लोग तो नहीं है, नहीं तो आपके पास पॉइंट ही नहीं रहेगा पावर का। सो वट एवर दे आर डूइंग, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस, जो आप अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए एक ग्रे जोन वॉरफेयर करते हैं। इंडिया भी यही कुछ करता है, जिस तरह पहलगाम अटैक पहले अपने ऊपर करवा लिया, और फिर जो कुछ बाद में इन्होंने इससे पहले भी ये जो कुछ करते रहते हैं, कभी कभी पाकिस्तान के ऊपर अटैक, जी हम अटैक कर देंगे ये वो। इस दफा भी इनके साथ ही मिसकैलकुलेशन हुई शायद, बुनियाद मरसूद से पहले भी इन्होंने यही सोचा था कि अटैक करेंगे, डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करेंगे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि कई दफा बात आगे बढ़ जाती है। आप जब दूसरे को उसके लिमिट्स तक पुश करके आप ये चेक करते हैं कि इसकी बर्दाश्त शायद यहाँ तक हो, कई दफा एनिमी की उतनी बर्दाश्त नहीं होती। तो अफगानिस्तान के साथ भी हो सकता है, इंडिया के साथ भी ये हो सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि कल को ईरान के साथ भी ये हो सकता है, और अगर ईरान के साथ ये होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर कितनी सारी और ताकतें आके यहाँ पे यूके यूरोप, मतलब जिन जिन के भी जाहिर है कि इकोनॉमिक हब है, 20 to 30% आपकी जो है यहाँ से ऑयल गुजर रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, तो सारे तो चुप करके नहीं बैठेंगे। तो ये मुकम्मल का मुकम्मल एक ये सारा खित्ता एक वॉर जोन में बदल जाएगा। किसी के भी हक में ये बात नहीं जाएगी, बट दिस इज आई डोंट नो कि कब तक ये चलेगा कि ये जो चंदे जंग के से अर्न करने वाले हैं, जंग के बेनिफिशरीज जो हैं, ये ताकतें ये कंट्रोल में रहेंगी। और जो भी पीस के, जिस तरह अहमद भी कह रहे थे कि देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द स्टोरी, एक वो होते हैं जो पीस चाहते हैं, उनको कब और किस तरह से ताकत मिलेगी, वी कैन नॉट कैलकुलेट इट। ठीक है, थैंक यू फॉर द इनसाइट। और अहमद, लास्ट वर्ड टू यू, एनीथिंग? देखिए, आई थिंक जो अफ़गानिस्तान वाला मामला है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, एंड आई विल बी वेरी ओपन अबाउट इट एंड वेरी स्वीपिंग स्टेटमेंट इस तरह की एक लगेगी आपको, बट इट्स अ फैक्ट कि 3 जो ममालिक हैं, जिसमें से एक को हम मुल्क समझते नहीं हैं, वी कंसिडर अ टेररिस्ट एंटिटी, इसराइल, इंडिया और तीसरा अफ़गानिस्तान है। अभी आप पिछले 2 से 3 साल के अंदर जितनी भी जंगें हुई हैं, आप यूक्रेन रशिया की जंग की बात कर लें, आप पाकिस्तान इंडिया की जंग की बात कर लें, आप मिडल ईस्ट के अंदर जो है जंगों की बात कर लें, आप प्रॉक्सी वॉरफेयर्स की बात कर लें, आप यूरोप के अंदर टेररिज्म की बात कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेररिज्म की बात कर लें, या आप यूएस के अंदर टेररिज्म की बात कर लें, आपको इंडिया, इसराइल और अफ़गानिस्तान इनके इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हुए नज़र आएंगे इस सारे केओस के अंदर। वो ये चाहते हैं कि केओस मज़ीद बढ़े। उसके अलावा इस ग्रुप के अंदर मुझे चौथा मुल्क एंटर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो इनको हम एक ट्रायंगल कह सकते हैं 3 ममालिक का, जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर केओस और अनार्की पहले। बाकी पूरी दुनिया के अंदर आप रशियंस की बात करें, आप चाइनीज़ की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें, आप मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें, कतर की बात करें, सऊदी अरेबिया की करें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो सारे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, वो रीजनल पीस की बात करते हैं, वो ग्लोबल पीस की बात करते हैं। सो वी कैन ईजीली, और वी डोंट नीड टू बी अ साइंटिस्ट टू अराइव टू अ कंक्लूजन कि दुनिया में 3 ममालिक हैं जो केओस और अनार्की चाहते हैं। अगला सवाल ये है कि ये ममालिक केओस और अनार्की क्यों चाहते हैं। अब उसकी आप वजह अगर देखें, बिल क्लिंटन ने इसराइल के बारे में कहा कि जो जंगें हो रही हैं वो इस वजह से हो रही है कि नेतन्याहू इक़्तिदार में रह सके, क्योंकि एक बहुत फ्लूइड सी, एक वल्नरेबल सी फाउंडेशन के ऊपर इसराइल खड़ा है। और अमेरिकन भी इस वक्त ये बात कर रहे हैं, जेडी वेंस ने भी ये बात की है कि इसराइल, जो उसने कहा कि यू नीड टू स्मेल द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन यू आर इन, कि इसराइल बहुत मुश्किल हालात में, उसकी एग्जिस्टेंस जो है प्रैक्टिकली अपनी ही वजह से, इंटरनल इश्यूज की वजह से वो खतरे में है, और जंगें, केओस, एनार्की, टेररिज्म इज अ लाइफलाइन फॉर इसराइल, ये बिल क्लिंटन ने भी कहा। दूसरी तरफ आप आ जाए इंडिया।
इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी है, उसकी हुकूमत हिंदू राष्ट्र अखंड भारत एक फैशिज्म के ऊपर कायम है, और वो भी बहुत ज़्यादा एक फ्लूइड एक बड़ी वल्नरेबल फाउंडेशन के ऊपर खड़ी है। किसी भी टाइम मोदी गिरता है, इंडिया इज सिटिंग ऑन अ पाउडर का एक बारूद के ऊपर बैठा हुआ है। मणिपुर से लेकर पूरा खालिस्तान तक जितनी इंसर्जेंसीज, बगावतें, फ्रीडम स्ट्रगल्स इंडिया के अंदर हैं, उनको भी नज़र आ रहा है कि अगर वो मजीद जंगे इर्द गिर्द नहीं करेंगे तो जो तबाही उन्होंने पिछले 20 साल से इंडिया के अंदर चैनल की हुई थी वो फटेगी, एक वॉल्केनो इरप्ट होगा और इंडिया विल बी डिसइंटीग्रेटेड। तीसरी तरफ अफगानिस्तान है, ये जो 25 के करीब लोग यहाँ पे रूल कर रहे हैं, उनको भी नजर आता है कि द ओनली एक्सपोर्ट दैट दे हैव इज टेररिज्म। अगर वो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो वो लेजिटिमेसी कहाँ से ड्रॉ करेंगे? अगर अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ गई तो फिर तो बात होगी कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने। वो अफगान तालिबान जो है, वो अफगानिस्तान का एक कल्चर है, पिछले 100 सालों से कभी भी पावर ट्रांसफर नहीं होती, जो रूलर होता है वो असैसिनेट ही होता है। दो मेरा ख्याल है पिछले 100 साल में रूलर्स रहे हैं जो पावर जिनकी ट्रांसफर हुई है। सो इस सारे एक्सेस और नेक्सस के अंदर आपको नजर आ रहा है कि फोर्सेस ऑफ वॉर और फोर्सेस ऑफ पीस, अमेरिका के इंटरनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी यही चल रहा है, एंटी वॉर प्रो वॉर, और पूरी दुनिया के डिस्कोर्स में भी यही चल रहा है कि एंटी वॉर और प्रो वॉर। अब इससे आगे सिचुएशन को कैसे लेके चलना है? पाकिस्तान को इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर से जो दहशतगर्दी आ रही है पिछले 20-25 साल से, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है वो ये रही है कि आप अगर पाकिस्तान के अंदर अटैक करेंगे तो हम काउंटर सेंचुरी ऑपरेशंस करेंगे और हम अफगानिस्तान के अंदर इनकी सेंचुरीज को टारगेट करेंगे, बिकॉज वंस यू टेक आउट द सेंचुरीज टेररिज्म ग्रो नहीं कर सकता। उसको भी आप अगर थोड़ा फनल इन करें तो ये चंद सूबे, अभी भी जो दहशतगर्द पकड़ा गया, इसने जिन सूबों की बात की है, जलालाबाद और आगे पीछे ट्रेनिंग कैंप्स की, सो ये चंद प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में, जिसमें कुनर शामिल है, पख्तिका शामिल है, खोस्त शामिल है, ये सारे। अगर इन प्रोविंसेस के अंदर आप किसी तरीके से, एक तो नंबर वन, पाकिस्तान नीड्स टू गो ऑन अ डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, पूरी दुनिया को ये रियलाइज करवाना चाहिए कि फोर्सेस ऑफ ईवल कौन सी हैं, फोर्सेस ऑफ पीस कौन सी हैं। अफगानिस्तान इज़ अ ग्लोबल थ्रेट, अफगानिस्तान इज़ नॉट अ रीजनल थ्रेट। पाकिस्तान के लिए सिर्फ खतरा नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है और पूरी दुनिया के सामने इसको एक्सपोज करने की जरूरत है। दूसरा, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, ये चंद सूबे हैं, ये चंद सूबे मल्टीपल लेवल्स के ऊपर एक इसमें आप बफर जोन से मुराद सिर्फ ये नहीं होता कि आपने फिजिकली फौजें एंटर करके उस एरिया को कैप्चर करके, वो पुराने ज़माने का जो बफर जोन का कॉन्सेप्ट था, मॉडर्न 21st सेंचुरी, इसमें देयर आर मल्टीपल मेथड्स जिसके थ्रू आप इसको अपने लिए एक सेफ जोन बना सकते हैं। और इसको अगर पाकिस्तान सेफ जोन बना ले तो दहशतगर्दी का फ्लो पाकिस्तान के अंदर जो है वो कम होगा। लेकिन दहशतगर्दी का खतरा सिर्फ पाकिस्तान को अगेन नहीं है, पूरी दुनिया को है। एंड द world needs to arrive to a global solution for the Afghan problem, because ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया की जिम्मेदारी भी है और पूरी दुनिया का फायदा भी है कि वो अगर इसके ऊपर एक्ट। Afghanistan is a well-known cog in a regional, जिसे कहते नहीं, एक supply chain of terrorism, Yeah. of terrorist groups. We are well aware कि Afghanistan is a prominent part of it. एक exporter है, एक जिसे कहते हैं एक recruiter है, फिर यहीं से फिर आपके सारे वो recruits जाते हैं to terrorist organizations, to anti-state actors in Africa, in Middle East and beyond. तो थैंक यू अहमद once again for that wonderful insight. We know कि आप इस इशू को बड़ी क्लोजली कवर कर रहे हैं. You both are covering your respective issues very closely. जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं सिर्फ एक बात, आखिरी बात ऐड कर दूं कि जब अफगानिस्तान की बात आती है तो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि मैं उनको ईरान और मैं उनको इंडिया और इसराइल के साथ नहीं खड़ा करती। वो ये वजह है कि ये देखें, इसराइल का जो भी हो और इंडिया जैसा भी हो, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजिकल बेस है। वो इवल आइडियोलॉजिकल बेस है, लेकिन वो एक आइडियोलॉजिकल बेस है। ठीक है, सो वी आर फाइटिंग विद एन आइडियोलॉजी, एन इवल आइडियोलॉजी। अफगानिस्तान का मामला ज़रा डिफरेंट है, इनकी कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है, ये बिल्कुल हॉलो लोग हैं, दे आर जस्ट ये कहीं पे भी इनकी कोई रूट्स नहीं है, दे आर जस्ट लुकिंग फॉर मनी। तो ये जैसे अहमद ने भी कहा कि दे एक्सपोर्ट, देयर ओनली एक्सपोर्ट इज टेररिज्म। तो इनका मसला ये है ही नहीं है, हम किसी आइडियोलॉजी से लड़ना मुश्किल काम होता है। ठीक है, जो सिर्फ पैसे मांग रहे हैं उनसे लड़ना बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होती। जैसे अजित डोवल ने भी अपनी एक इंटरनल इनकी जो चल रही थी मीटिंग, उसमें कहा था कि उनको क्या चाहिए, उनको पैसे चाहिए, हम उनको पैसे देंगे और उनको हम देवबंद के थ्रू मैनेज करेंगे। ठीक है, हमारा सो मतलब कि हमारे नो पास है इट नहीं पैसे।
हाँ, दे नो इट वेरी वेल, इंडिया नोज देम वेरी वेल, एंड दे उन्होंने उनको बड़ा अच्छा मैनेज किया, उनको पैसे भी दिए हैं और उनको देवबंद के थ्रू मैनेज भी किया। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डिफरेंशिएट कि भाई अफगानिस्तान इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा मसला हमारे लिए इसराइल और इंडिया के साथ मैनेज करना। अफगानिस्तान उसके मुकाबले में कुछ नहीं है, दैट इज मैनेजेबल। So, ladies and gentlemen, thank you for watching. As always, wonderful analysis from our panel of experts. So, until next time, stay curious.